ब्रेन्स जीएस में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग थर्ड क्लास में पहुंच चुके हैं। थर्ड क्लास यानी कि करेंट अफेयर का आज तीसरा क्लास है। जो आपकी सारी जो करेंट अफेयर है, जो आप अगर आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई और भी एग्ज़ाम जिसमें करेंट अफेयर आनी होगी, वो सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी ए टू जेड। कोई भी ऐसा पॉइंट या टॉपिक नहीं बचेगा जो करंट अफेयर यानी कि मेरी क्लास में ना आए। तो अगर हमारे चैनल के साथ अगर आप जो है सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, अगर आप कंप्लीटली करंट अफेयर चाहते हैं तो आप रेगुलर क्लास के साथ जुड़ें और हम आपकी जो है करंट अफेयर की जो भी प्रॉब्लम्स है वो कंप्लीट कराएंगे। जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इंटरनेशनल हैं और जो हम ये क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं वो जुलाई माह की करंट अफेयर है। आप देखेंगे जो क्लास थर्ड में है तो जुलाई मंथ की करंट अफेयर आप कंप्लीट करेंगे तो 2024। इसमें आज कुछ इंटरनेशनल टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आरओ पीसीएस के एग्ज़ाम की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत ही सटीक हैं। किसी भी स्टेट का आप करंट अफेयर एग्ज़ाम दे रहे हो पीसीएस वाला तो वो आपका कंप्लीट होगा। तो आज हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा रही थी, रूस की यात्रा या ऑस्ट्रिया की यात्रा, उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने जुलाई में यानी कि 8 से 10 जुलाई 2024 में जुलाई मंथ में उन्होंने इस यात्रा को पूरा किया था। तो वहाँ एक वार्षिक सम्मेलन हुआ था मॉस्को, जो रूस की राजधानी है मॉस्को। वहाँ पे 22वें दौर की मीटिंग हुई थी। 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था। ये आपको बच्चों बहुत ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को गए थे तो कुछ सम्मेलन में रूस का कौन से नंबर का सम्मेलन था, तो 22वां है भारत और रूस आर्थिक शिखर सम्मेलन। ये हुआ कहाँ था, तो मॉस्को में हुआ था। और ये इस यात्रा का जो दिन है तो ये 8 से 10 जुलाई और 9 जुलाई हालांकि ऑस्ट्रिया पहुंच गए थे। तो यहाँ पे जाने के बाद जो है इन्होंने एक सिग्नेचर किया था। द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि का एक लक्ष्य रखा गया और ये वृद्धि जो है टारगेट डिसाइड किया गया था 2030 तक कितना बिलियन, 10 बिलियन डॉलर की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। कितना, 2030 तक भारत और रूस का जो व्यापार है उसमें वृद्धि करना और इतनी वृद्धि करना कि वो व्यापार जो है 100 बिलियन डॉलर में पहुंच जाए 2030 तक। वो आपको 2030 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो उसको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जब वहाँ पे गए तो उनको एक सम्मान दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मान दिया गया था, कौन, द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज एपोस्टल, द ऑर्डर एंड ऑफ द स्टेट सेंट एंड्रूज द एपोस्टल अवार्ड दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये सम्मान पर इस पुरस्कार की जो शुरुआत है करीब 300 साल पहले हुई थी, लेकिन पहली बार किसी भारतीय को ये सम्मान दिया गया है। 300 वर्ष के भारत रूस के इतिहास को अगर देखेंगे तो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आईएएस पीसीएस यानी या लोअर आरओ जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, कौन सा अवार्ड, द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द एपोस्टल अवार्ड, जो रूस के द्वारा जो है इनको दिया गया। ये सम्मान जो है प्रधानमंत्री को की घोषणा तो देखेंगे कि 2023 में ही की गई थी, लेकिन जब वहाँ पे गए तो इस सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। तो पहले व्यक्ति हैं ये सम्मान पाने वाले, पहले भारतीय। ठीक है, क्लियर। तो ये यात्रा के जो सबसे अहम सटीक पॉइंट हैं, तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। अगर वहाँ उस यात्रा का क्वेश्चन आएगा तो इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और उसके बाद वहीं पे जो है ऑस्ट्रिया भी गए थे। तो ऑस्ट्रिया तो 9 जुलाई को ऑस्ट्रिया पहुंच गए थे। तो ऑस्ट्रिया जो पहुंचने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले जो है इंदिरा गांधी गई थी। इंदिरा गांधी कब गई थी, 2 बार गई थी,
1971 में गई थी और 1983 में गई थी। 2 बार गई थी इंदिरा गांधी। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दूसरे व्यक्ति हैं जो वहाँ पे गए हैं। तो प्रेजेंट में जो ऑस्ट्रिया और भारत के जो राजनीतिक संबंध हैं उसकी 75वीं सालगिरह को मनाया गया और जो है यहाँ बहुत सारे आर्थिक या व्यापारिक समझौते भी हुए। तो कुल मिला के ये भारत दोनों देशों के संबंधों का 75वां वर्षगांठ के रूप में यहाँ पे मनाया गया। तो ये क्वेश्चन बच्चों हो गए हैं आपके भारत और ऑस्ट्रिया और रूस की यात्रा के दौर पे। बाकी चलते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोग थोड़ा सा आलतू फालतू चीज़ों से नहीं बचेंगे और उन्हीं चीज़ों को सटीक पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि हमारी क्लास का लेने का पर्पज़ यही है कि आप फालतू चीज़ों से बचें और उन्हीं चीज़ों को कंप्लीट करें जो एग्ज़ाम में आती हैं और अपना समय बचाएं और अपना जो समय है दूसरे सब्जेक्ट में लगाएं। तो अगला है विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किसी देश ने चलाई है। कार्बन फाइबर ट्रेन की शुरुआत की और ये शुरुआत पहली बार विश्व में किसी के देश के द्वारा की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? चीन के द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पूछा जाए सीधा इसका क्वेश्चन आएगा कि कौन सा देश है जिसने कार्बन फाइबर ट्रेन की शुरुआत की, तो ये आपको बताना है चाइना में। जो आम सामान्य जो ट्रेनें हैं उनकी कंपैरिजन में इसका जो वेट है करीब 11% कम होता है। अगर किसी ट्रेन का वेट 11% कम है तो उसका मतलब होता है कि उसमें का जो है ऊर्जा की भी बचत होगी, भाई उतनी ऊर्जा नहीं लगेगी, और दूसरा जो है प्रदूषण भी कम होगा। ठीक है, प्रदूषण भी कम फैलेगा। तो ये चाइना का आविष्कार है। चाइना तो आपको मालूम है कि प्रेजेंट में बहुत तेज़ी से विकास की दिशा में ग्रोथ कर रहा है और चीन ने ही ये ट्रेन बनाई है। कार्बन फाइबर ट्रेन बनाने वाला चीन विश्व का पहला देश है। ठीक है, अब बात चलते हैं ब्रिटेन में आम चुनाव हुए हैं। ब्रिटेन में आम चुनाव अभी ये कब हुए हैं? जुलाई 2024 में। आम चुनाव क्या मतलब? जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं वैसे ही ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव हुए हैं। कहाँ के? हाउस ऑफ कॉमन्स। ये हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये निम्न सदन है, निम्न सदन। और भारत का जो आपको मालूम है जैसे लोकसभा है वो कैसा सदन है? निम्न सदन है या निचला सदन है या जिसको लोअर हाउस बोलते हैं। या जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है या उच्च सदन है, उसको बोला जाता है। तो उसी तरीके से रूस में जो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निम्न सदन क्या चुनाव हुआ और वहाँ पे जो चुनाव हुआ है, ये जो चुनाव हुआ है वहाँ पे सीटें जो हैं, सीट हैं 650, उसके लिए चुनाव हुआ है। और 14 वर्ष बाद जो है लेबर पार्टी बहुमत में आई। कौन पार्टी आई है? लेबर पार्टी को इसमें विजय प्राप्त हुई, लेबर पार्टी, और उसको जो 411 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली हैं लेबर पार्टी को? 411। और लेबर पार्टी जब फुल मेजोरिटी के बाद जो है वहाँ के जो प्रधानमंत्री जो बने हैं कीर स्टारमर, ये कौन है? ये प्रधानमंत्री बने हैं। इन्हीं की पार्टी है लेबर पार्टी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको सीटें कितनी मिली हैं? 411। और उप प्रधानमंत्री भी एक बने हुए हैं जिनका नाम एंजेला
रेनर ये उप प्रधानमंत्री हैं, एंजेला रेनर, ठीक है। और अब ये एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों कि भारतीय मूल के लोग कितने यहाँ के आम चुनाव में जीते, तो उसमें जो जीतने का क्रम रहा है वो 26 जो है भारतीय मूल के जो सांसद बने हैं वो 26 भारतीय मूल के हैं, और इनमें से 18 जो हैं वो लेबर पार्टी के हैं। किसके हैं? लेबर पार्टी के, इस पार्टी के हैं। और दूसरी जो है कंजर्वेटिव पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी को मात्र 121 ही सीटें मिली। ऋषि सुनक वहाँ के जो भारतीय मूल के थे वो प्रधानमंत्री थे, वो उनकी पार्टी बुरी तरीके से हार गई। उनको जो है कंजर्वेटिव पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली? कंजर्वेटिव को 121 सीटें ही मिली, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कीर स्टारमर, और उप प्रधानमंत्री जो हैं एंजेला रेनर, वो ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री उनको बने हैं। बाकी चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला है कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है ये किसी शहर का, सिटी का रहन सहन या जो महंगा है या सस्ता है उसके आधार पे एक रेटिंग तय की जाती है। और जो रेटिंग तय की जाती है एक संस्था है मर्सर, उसके द्वारा तय की जाता है। कास्ट ऑफ लिविंग सूचकांक, कास्ट ऑफ लिविंग सूचकांक। और ये कब जारी हुआ था? ये जुलाई में जारी हुआ था। संस्था जिसने जारी किया था, संस्था जो जारी करने वाली है वो मर्सर, उसने जारी किया गया है। तो इस सूचकांक जो जारी होता है तो उसमें अगर देखेंगे कि रहन सहन के हिसाब से सबसे महंगा शहर कौन सा है, सबसे महंगा जो शहर है वो हांगकांग। महंगा शहर, विश्व का सबसे महंगा शहर आपका हांगकांग फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे आपका सिंगापुर। वैसे ये देश भी हैं और मात्र एक शहरी देश हैं, छोटे देश हैं, लेकिन इकोनॉमिकल रूप से बहुत ही डेवलप हैं। खासकर सिंगापुर को आप देखेंगे, मोस्टली आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे देशों के बिजनेस सेंटर हैं। तो 100% साक्षरता है, 100% जो है अर्बन आबादी है, ठीक है। अगला जो थर्ड नंबर पर है ज्यूरिख। ये ज्यूरिख जो है वो स्विट्जरलैंड का शहर है। स्विट्जरलैंड आपको मालूम होगा कि एक विकसित देश है यूरोप का, और ये बहुत ही घड़ियों के मामले में बहुत, जैसे रोलेक्स जैसे पॉपुलर घड़ी, विश्व में महंगी घड़ी जो है वो यही स्विट्जरलैंड की है। और स्विट्जरलैंड का जो ज्यूरिख शहर है ये विश्व का तीसरा सबसे महंगा शहर है। जो टॉप 3 मैंने आपको कहे महंगे, अब आते हैं सस्ते शहर। रहन सहन या सिटी के अकॉर्डिंग सस्ते शहर कौन से हैं? तो सस्ते शहर में देखेंगे 2 शहर तो अफ्रीकन देश है, गरीब देश है, नाइजीरिया। कौन सा है उसका? जो है अबूजा और अफ्रीका का एक दूसरा देश है, दूसरा शहर है लागोस। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप यानी कि नाइजीरिया का जो दूसरा शहर है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता शहर है। दोनों ही कहाँ के हैं? नाइजीरिया के। तीसरा शहर जो है वो है आपका पाकिस्तान का जो सस्ता शहर है, जिसको कहा जाता है इस्लामाबाद, ठीक है। ये तो हो गए विश्व के सबसे महंगे और सबसे सस्ते शहर।
अब इसी कड़ी में अगर भारत को देखते हैं, विश्व के महंगे शहरों में जो भारत के शहर हैं उनको कौन सी रैंक प्रदान की गई है, उनको एक मुंबई जो है 136 पे, 136 पे है मुंबई। और आप देखेंगे दूसरा जो सबसे शहर है आपका 165 पे नंबर रेटिंग दी गई है, तो वो है दिल्ली। और अगर आगे भी अगर देखेंगे तो तीसरा शहर है जो आता है 189 पे, वो है आपका चेन्नई। ठीक है, तो ये मर्सर ने जो है रिपोर्ट जारी की, जो संस्था है, और विश्व के सबसे महंगे शहर, सबसे सस्ते शहर, भारत के जो विश्व में अगर देखेंगे सबसे महंगा शहर का जो दर्जा दिया गया है वो 136वें शहर पे, यानी कि उतना महंगा नहीं है। भारत में अगर देखेंगे, अगर ये पूछा जाए भारत का सबसे महंगा शहर, तो आपका मुंबई, भारत का सबसे महंगा शहर, सबसे महंगा, तो आपका यही आ गया मुंबई फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे वही आपका दिल्ली, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा तो वही चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी। ठीक है बच्चों, ये है आपके महंगे और सस्ते शहर। बाकी आगे हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो जैविक उत्पाद समझौता भारत ने किया है। किसके साथ? जैविक उत्पाद समझौता। जैविक उत्पाद समझौता तेजी से विश्व में जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए का एक दौर चला हुआ है कि जो जैविक उत्पाद जो हैं एक समय की मांग है, और इसीलिए भारत ने ताइवान के साथ जैविक व्यापार समझौता किया है। जैविक उत्पाद समझौता, जैविक उत्पाद समझौता 2024, और देश जिसके साथ किया ताइवान। तो ताइवान, इसके लिए एक समझौते का जो मीटिंग हुई थी वो आपका नई दिल्ली में, वहाँ पे तय हुआ था एक समझौता। ये हुआ कहाँ था? तो नई दिल्ली में ताइवान के साथ। उसमें आप देखेंगे कई सारे जो उत्पाद हैं, जैसे कि काली चाय, हरी चाय है, हर्बल चाय है, औषधि उत्पाद हैं, कुछ चावल हैं, जो हर्बल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे, एक दूसरे के बाज़ारों का इस्तेमाल करेंगे, और जो है कई सारे जो जैविक उत्पाद हैं तो उत्पादन में बढ़ावा देंगे। तो ये दोनों देशों के मध्य में एक समझौता हुआ है। और ये 9वें कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। तो 9वें कार्य समूह की बैठक हुई थी, जिसमें ये समझौता को क्रियान्वित किया गया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन इस पर आएगा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जो है, और ये समझौता जुलाई में ही हुआ था, मोस्टली ये 8 जुलाई को हुआ था, और 8 जुलाई 2024 को किस देश के साथ जैविक उत्पाद समझौता हुआ है? तो वो ताइवान के साथ। अगला चलते हैं, भारत का पहला जो है प्रेजेंट में जो क्या नाम जन औषधि केंद्र, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया? जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये जन औषधि केंद्र वहीं खुलेगा जहाँ पे कोई ऐसा देश है जो भारत के साथ बहुत ज़्यादा व्यापारिक हित रखता है, व्यापार के साथ सहयोगात्मक वातावरण बनाता था। तो ऐसा जो देश है वो है मॉरिशस। पहली बार किसी विदेशी देश में भारत का जन औषधि केंद्र अगर खोला गया, वो कहाँ खोला गया? मॉरिशस में खोला गया। और ये मॉरिशस का एक है ग्रैंड बोइस शहर, वहाँ पे खोला गया है, ग्रैंड बोइस, जहाँ पे खोला गया है। और ये इसका उद्घाटन जो किया गया था वो
समय 17 जुलाई 2024 को ग्रांड वॉइस में खोला गया है। और ये दर्शाता है कि भारत और मॉरिशस जो है व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही घनिष्ठ हैं। सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो अगर कोई करता है तो आपको बच्चों मालूम होना चाहिए वो मॉरिशस करता है। सेकेंड नंबर पे देखेंगे तो सिंगापुर रहता है और थर्ड नंबर पे देखेंगे तो प्रेजेंट में यूएसए है। तो सर्वाधिक एफडीआई वाला देश जो है वो मॉरिशस काफ़ी सालों से बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने उसके बारे में भी आपको बता दिया। अब अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक जो है, कौन सा देश है जिसने पशुओं पर भी कार्बन टैक्स लगाया है? कौन सा देश है जिसने पशुओं पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश? पशुओं पर कार्बन कर लगाने वाला पहला देश, तो पहला देश जो है आपको मालूम हो डेनमार्क। एक समय में डेनमार्क बहुत ही पॉपुलर है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और वहाँ पे जो है गायें जो हैं 40-40, 50-50 किलो तक से अधिक दूध भी उत्पादन देती हैं, और मशीनों द्वारा निकाला। आपको मालूम 40-50 किलो दूध बहुत होता है और मशीनों द्वारा। तो मिल्क प्रोडक्शन में डेनमार्क का बहुत योगदान। वैसे तो मिल्क का सबसे ज़्यादा एवरेज प्रोडक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश में, भारत में होता है। भारत में भी उत्तर प्रदेश का फर्स्ट नंबर है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे जो भारत से पहले डेनमार्क का ही नाम पॉपुलर रहता था लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में, लेकिन पिछले काफ़ी समय से जो है 8-10 साल से भारत बना हुआ है मिल्क प्रोडक्शन में। तो ये पशुओं पर कार्बन कर लगाने वाला पहला देश है। ये स्कैंडिनेवियाई देश कहलाता है। कौन सा देश कहलाता है? स्कैंडिनेवियाई देश। ये यूरोप का स्कैंडिनेवियाई देश है। स्कैंडिनेवियाई जो है ज्योग्राफिकल एरियाज है, इसमें आपका जो क्या नाम डेनमार्क आता है। डेनमार्क के साथ साथ नॉर्वे और स्वीडन भी आता है। नॉर्वे प्लस स्वीडन। अगर ये ध्यान बच्चों रखिएगा कि कौन कौन से स्कैंडिनेवियाई देश हैं, तो 3 देश हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, तो ये स्कैंडिनेवियाई देश है डेनमार्क। तो ये जो कार्बन टैक्स, एक्चुअली डेनमार्क ने अपना कार्बन जो है तटस्थ का लक्ष्य, यानी कि कार्बन समाप्त का जो लक्ष्य रखा है कि 2045, कितना रखा है? 2045। उसी दिशा में ये कदम है कि कार्बन शून्य अपने आप को बनाना। उसके लिए 2045 तक का जो लक्ष्य रखा गया है, और इसीलिए जो है उस पर कर लगा दिया गया है। और ये कर जो है 2030 तक तो क्या नाम है 300 कॉर्नर होगा। 2030 तक 300 करोनर होगा, यानी कि जिसको अगर डॉलर में पढ़ेंगे तो डॉलर में $43 आ जाएगा। और इसका उसके बाद जो है 330 के बाद अगर कोई वो करता है तो 2035 तक इसको बढ़ के डबल कर दिया जाएगा, यानी कि 750 करोनर। ठीक है, तो ये पशुओं पर कार्बन कर लगाने वाला विश्व का पहला देश है। तो पहला आपको मालूम होगा कहीं पे अगर पहला शब्द लिखा हुआ है, पहली बार कर रहा है, पहले बार कुछ ऐसा किया हुआ है, तो आपके एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखें कि डेनमार्क ने जो पहला कर लगाया हुआ है वो। अब अगला चलते हैं, एक विदेश मंत्रियों का, बिम्स्टेक देशों का एक जो है मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस हुई, यानी कि बैठक हुई है। और ये बैठक जो हुई है वो नई दिल्ली में हुई है।
तो इसमें देखते हैं बिम्स्टेक समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक। ये बैठक कहाँ पे हुई बच्चों? तो बैठक जो हुई है ये नई दिल्ली, नई दिल्ली में, और ये जुलाई में ही हुई थी, 11 से 12 जुलाई। समय जो है 11-12 जुलाई। इसमें भी जो है एक बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग, लक्ष्य जो था इस बैठक का बहुक्षेत्रीय व तकनीकी आर्थिक सहयोग। ठीक है, तो ये अब आप बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक, ये बिम्स्टेक जो है समूह, इसके कितने देश हैं? तो ये 7 देश हैं। बिम्स्टेक जो हैं वो 7 देश हैं। उनमें से 5+2 कितने होते? 7। तो जो 5 देश हैं ये दक्षिणी एशिया के हैं, यानी कि बांग्लादेश प्लस भारत, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका और भूटान। ये 5 देश जो हैं दक्षिणी एशिया के हैं। 2 देश जो हैं वो पूर्वी एशिया के। इसमें आ जाएगा आपका म्यांमार प्लस थाईलैंड। ठीक है, टोटल 7 देश हैं बिम्स्टेक के। बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय, तो मुख्यालय जो है बांग्लादेश में है, यानी कि ढाका। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? स्थापना जो हुई थी 1997 में। बिम्स्टेक जो संगठन है दक्षिणी एशिया और कुछ पूर्वी देश, 2 देश पूर्वी देशों का, और इसकी स्थापना 1997 में ढाका में हुई थी। और वैसे अगर डेट देखेंगे तो 7 जून है, 7 जून 1997 ढाका। ठीक है, तो ये बिम्स्टेक समूह की जो बैठक हुई है तो वो कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। और उसमें तो बच्चों ये आपके टॉपिक थे कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के। बाकी हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू करे रहेंगे। अगर आपके जो करंट अफेयर आप अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारा चैनल ब्रेन्स जीएस को आप सब्सक्राइब करें और अपनी करंट अफेयर को मजबूत करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।